नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 17 नवंबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके साइंस करंट अफेयर्स के 50 में से 42 एग्जैक्ट सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आंसर सहित बात करने वाले हैं। तो जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया कमेंट सेक्शन में बताना यहाँ से कितने सवाल करेक्ट हो पा रहे हैं। इससे पहले 17 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, नहीं देखा तो देख सकते हो। और जल्दी आपको 17 नवंबर के थर्ड शिफ्ट का वीडियो मिल जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं 18 नवंबर और 29 नवंबर दोनों ही डेट को कोई भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नहीं है। सैटरडे संडे को एग्ज़ाम नहीं होता है टीसीएस का। तो यहाँ पर 18-19 के बाद एग्ज़ाम फिर 20 को है, 21, 22, 23, 24 को कंटिन्यू एग्ज़ाम चलने वाले हैं। तो 2 दिन एग्ज़ाम नहीं है, तो तब तक ये दोनों ही वीडियो आपको, जैसे ये तो आ गया है, थर्ड शिफ्ट का मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट वीडियो भी लाएंगे, कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना न्यू कैंडिडेट जो अभी तक पहली बार वीडियो देख रहे हैं। इन सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट के एक साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा @trendgk। वहाँ से आप सर्च करके डायरेक्टली क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं सेकंड शिफ्ट का पहला सवाल। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अब देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसका वर्तमान में नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, इससे पहले एक सवाल पूछा गया था इसका नाम कब चेंज किया गया। तो अगस्त 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। आपको पता होना चाहिए 29 अगस्त को हर साल प्रतिवर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर ये पुरस्कार दिए जाते हैं, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। तो पहला अवार्ड दिया गया था ना राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये 1991 में दिया गया था। किसे दिया गया था? शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। लेटेस्ट जो लास्ट दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2022 में शरद कमल को दिया गया है, टेबल टेनिस के ये खिलाड़ी है। अगला सवाल देखते हैं, उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारी के लिए कितने अनुमोदक सदस्य के हस्ताक्षर जरूरी है? इंपॉर्टेंट सवाल है। इससे पहले मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति में अनुमोदक के तौर पर 50 यहाँ पर प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हैं, वो सदस्य होने जरूरी है। अनुमोदक का मतलब ये सदस्य कौन होते हैं? तो ये सदस्य होते हैं सांसद या विधायक। राष्ट्रपति के केस में कौन होंगे? सांसद, जो एमपी होंगे, जो उनको वोट करते हैं ना, वही सदस्य होते हैं। जैसे इसमें जो उनको वोट करेंगे एमपी, तो वो एमपी कम से कम 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 20 ही अनुमोदक अलग है, प्रस्तावक अलग है, दोनों ही सेम नहीं हो सकते। तो 20-20 40 जने यहाँ पर इनको एमपी सपोर्ट करने चाहिए, उनके हस्ताक्षर होंगे तभी वो फॉर्म डाल सकता है, अदरवाइज कोई भी डाल दे। इसलिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में बहुत ज़्यादा उम्मीदवार नहीं होते। भारतीय रिजर्व बैंक ने, अब देखिए यहाँ पर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रहता है। जमानत जब्त कब होगी? जब वो 1/6 वोट नहीं ले पाएंगे ना, तो जो 15,000 रुपये उनकी जमानत है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, वो जब्त कर ली जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना। अगला सवाल देखें, उससे पहले टेक्स्ट बुक की बेहतरीन डील देख लीजिएगा। न्यू कैंडिडेट हैं जो कोई प्रीवियस ऑफर मिस कर दिया टेक्स्ट बुक का, दोबारा यहाँ पर केवल 3 दिन के लिए 17 से 19 नवंबर है, चक दे इंडिया सेल है जो वर्ल्ड कप चल रहा है, इसी अवसर पर आप फायदा उठा सकते हो टेक्स्ट बुक पास प्रो का। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा टीटीजी के कूपन कोड से। तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको ईयरली वैलिडिटी में मिल रहा है। पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर है वो मॉक फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मॉक टेस्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। 50% तैयारी आपकी मॉक टेस्ट से ही कंप्लीट हो पाती है। तो मॉक टेस्ट के लिए जैसे एसएससी जीडी जैसे एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, रेलवे 2024 एग्जाम को नेक्स्ट टारगेट कर रहे हो, तो आज से ही मॉक टेस्ट ले लीजिएगा। क्योंकि एक बार टेक्स्ट बुक पास आपने ले लिया ना, 1 वर्ष की वैलिडिटी में सभी एग्जाम, जो भी एग्जाम आएगा रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, उनके लिए आप एलिजिबल हो मॉक देने के लिए। एक बार प्राइस पे कर दिया आपने 359, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट लेते हुए आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो 19 नवंबर से पहले। टीटीजी की कूपन कोड याद रखना, बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला आपका सवाल है, सुनामी की उत्पत्ति का क्या कारण है? जिसमें दे रखा था चंद्रमा की इंटरनल संरचना के कारण या फिर पृथ्वी की इंटरनल आउटर, तो इस प्रकार था, तो वो इंटरनल था, तो वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बदलाव होगा। मतलब भूकंप आता है ना, वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बदलाव के कारण ही भूकंप आता है। और भूकंप जैसी घटनाओं के कारण क्या आ जाती है? समुद्र में सुनामी आ जाती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बदलाव की वजह से भूकंप के कारण ये आती है सुनामी। इंटरनल जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज होने के कारण। किस वर्ष गणतंत्र दिवस पर राजपथ में परेड नहीं हुई थी? आपको पता है गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर प्रतिवर्ष परेड होती है। तो शुरुआत के जो वर्ष थे ना, 4 वर्ष 1950 से 54, तो इन चारों वर्षों में गणतंत्र दिवस पर राजपथ में परेड नहीं हुई थी। तो कहाँ पर हुई थी? हुई तो दिल्ली में थी। जैसे कि आपको पूछ लें, पहला जो गणतंत्र दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिसमें चीफ गेस्ट कौन थे? तो चीफ गेस्ट थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुकर्णो, वो थे प्रथम गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट।
और पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया था इरविन स्टेडियम में, न कि राजपथ पर। इरविन स्टेडियम जो पुराना किला है ना, पुराना लाल किला, इनके सामने था। और पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का आयोजन है वो इरविन स्टेडियम हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और वर्तमान में इस जगह पर जो इरविन स्टेडियम है, यहाँ पर दिल्ली का चिड़ियाघर है, और बाद में इसका स्टेडियम का नाम चेंज करके अभी है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। 1950 से 54 तक और कहाँ पर हुआ है, इरविन स्टेडियम के अलावा किंग्सवे, लाल किला, रामलीला मैदान, यहाँ पर आयोजित हुई है गणतंत्र दिवस की परेड। अभी कंटिन्यू कहाँ से हो रही है, 1955 के बाद। 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड का आयोजन है वो राजपथ पर किया गया था। और राजपथ पर 1955 में जो गणतंत्र दिवस की परेड का आयोजन किया गया था, उस समय चीफ गेस्ट कौन थे, जो विदेशी मेहमान थे ना, वो थे पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। तो मलिक गुलाम मोहम्मद थे। 1955 की जो पहली राजपथ पर परेड हुई थी उसमें चीफ गेस्ट थे मलिक गुलाम मोहम्मद। और यहाँ पर जो राजपथ पर परेड होती है ना, अभी इसका नाम चेंज करके कर दिया है कर्तव्य पथ। 8 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी ने इसका नाम चेंज करके कर्तव्य पथ कर दिया है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल वेस्ट एवेन्यू या राजपथ कहा जाता है, जिसका नाम अभी कर्तव्य पथ किया गया है। तो विदेशी मेहमान की जो परंपरा है 1950 से शुरू हुई, और 1955 में जो विदेशी मेहमान बुलाए गए थे वो दोस्तों थे गुलाम मोहम्मद विशेष, और पहले थे सुकर्णो। आप कहेंगे अभी जो 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, ध्यान रखना 2023 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, आप कहेंगे 74वां, 2023 में 74वां। इसके जो चीफ गेस्ट थे वो इजिप्ट, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में एनपीए का क्या अर्थ है। एनपीए का मतलब है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो एक तरीके से डिफॉल्टर हो जाना, ओवरड्यू हो जाना। आपका मूलधन और ब्याज है, आपने कोई लोन लिया है और 90 दिन की अवधि के लिए अतिदेय है, यानी 90 दिन से ज़्यादा हो गए हैं लोन लिए, जैसे 1 वर्ष में वो लोन देना था, लेकिन आपके 1 वर्ष में आप नहीं पे कर पाए और 90 दिन ऊपर चले गए, तो 90 दिन एबो चले जाने में वो एक अतिदेय ओवरड्यू है जो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, और वो कहलाता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट से जो डिफ़ॉल्ट हो गया। नेक्स्ट है एनएनपी का क्या सूत्र है। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पर जीएनपी है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से मैं यदि डेप्रिसिएशन मूल्यह्रास माइनस कर दूं तो मेरे को एनएनपी मिल जाएगा। इसी प्रकार जीएनपी क्या है, जीएनपी है जीडीपी में आपको एक्स माइनस एम करना है, एक्स माइनस एम को जोड़ना है जीडीपी में। एक्स माइनस एम यानी विदेश से आय और विदेश को आय, यानी नेट शुद्ध आय भारत को कितनी मिली है, विदेश को गई और विदेश से आई है, उसमें शुद्ध मिली है, वो जीडीपी में ऐड कर को तो आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। और उस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से आप मूल्यह्रास माइनस कर देंगे तो आपको एनएनपी मिल जाएगी। ठीक है। और एनडीपी क्या है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एनडीपी, अब एनडीपी है जीडीपी, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो एनडीपी मिल जाएगी। जीडीपी में सब कुछ आ जाएगा, कंजप्शन, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। नेक्स्ट अपना सवाल है, कोशिका से राइबोसोम किस विधि से अलग किया जाता है। क्या एग्जैक्ट यही सवाल था, क्योंकि ये थोड़ा टफ लग रहा सवाल। फ्रेंच एक विधि है, फ्रेंच प्रेस, एक है रासायनिक विश्लेषण विधि। इनमें से जो भी विधि सूटेबल हो वो कोशिका से राइबोसोम को अलग किया जाता है। अब राइबोसोम क्या का मुख्य कार्य होता है, कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण करना है। जो राइबोसोम कोशिका है इसका कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत है। भारत की हाईएस्ट जो सर्वाधिक जनसंख्या है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है, वो प्राइमरी सेक्टर में कार्यरत है, यानी 50% है वो प्राइमरी सेक्टर, यानी जो रॉ मटेरियल में कृषि है, वानिकी है, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन और उत्खनन, इनमें लगे हुए हैं। 2021 का डाटा कहता है कि भारत में जो कार्यबल कृषि में कार्यरत है ना, वो है लगभग 44% है वो कृषि कार्य में लगे हुए लोग। प्राइमरी सेक्टर के बाद जो रॉ मटेरियल है वो प्राइमरी में है, कृषि वगैरह आ जाती है, वानिकी, पशुपालन। द्वितीयक सेक्टर में आपका उद्योग और विनिर्माण आता है। तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा, बैंकिंग, ये सभी है सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर में। अब यहाँ पर संविधान के भाग से 3 सवाल आए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत है जो संविधान के किस भाग में, नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, वो भाग 4 में है। आर्टिकल 36 से 51 तक आपका रटा हुआ होना चाहिए। संविधान का भाग 14 किससे संबंधित है, भाग 14 की बात करें तो ये है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, यानी संघ लोक सेवा आयोग और राज्य जो लोक सेवा आयोग है उनसे संबंधित संरचना है, सदस्यों की नियुक्ति वगैरह का उल्लेख आपको भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के मध्य मिलेगा। एक भाग 19 का सवाल पूछा है, तो भाग 19 में है विविध।
विविध में क्या आ जाता है इस भाग में, एक देश के रूप में भारत के संविधान और उन राज्यों के संघ से संबंधित कानूनों का संकलन है जिनसे ये बना है, संविधान किनसे बना है। तो विविध यहाँ पर मिसलेनियस चीज़ें आती हैं भाग 19 में, और 361 से 367 आर्टिकल है भाग 19। तो सभी आपको 22 के 22 भाग पता होना चाहिए, उसमें सब क्लोज वगैरह मिला के आपको 25 भाग होना चाहिए दिमाग में। भाग फर्स्ट, संघ और उनका क्षेत्र, आर्टिकल 1 से 4, कौन सी भाग में कौन सा आर्टिकल है। भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11, 3 में मूल अधिकार है 12 से 35, 4 में नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51। तो 1 से 4 क्या है, संघ और उसका क्षेत्र, नागरिकता 5 से 11 है, मूल अधिकार 12 से 35 है, नीति निर्देशक तत्व है 36 से 51, मूल कर्तव्य 51 ए में है। तो इस टाइप से ये दो भाग हो गई। नेक्स्ट अपना 5 में है संघ जो 52 से 151 है, 6 में है राज्य, 6 में राज्य है 152 से 237, फिर 7 में राज्य भाग बी है 238, 7 के बाद 8 में संघ राज्य क्षेत्र आ जाएगा, 9 में है पंचायत, 9 ए में नगर पालिकाएं, 9 बी में सहकारी समिति, और 10 में क्या है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र है, 11 में क्या है संघ राज्य संबंध है, 12 में वित्त संपत्ति इत्यादि का उपबंध है, 13 में व्यापार वाणिज्य, 14 में संघ राज्य के अधीन सेवाएं जो एक तरीके से यूपीएससी वगैरह, और 14 ए में है ट्रिब्यूनल, और 15 में क्या है चुनाव है, भाग 15 में चुनाव, तो 324 आर्टिकल का पहले ही आ चुका है, 16 में विशेष उपबंध, और भाग 17 में क्या है भाषा है, भाषा किस में है 17 में, ठीक है। 18 में क्या है आपात उपबंध, यहाँ से सवाल बनते हैं, भाषा 17, आपात उपबंध 18 में, और 19 में जो विविध आपको पूछा है, संविधान संशोधन किस में है, संविधान संशोधन आपको पूरा क्रॉस करना है, संविधान को क्या करना है पूरा संशोधित कर देना है, तो वो है 20 में, ठीक है। और अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध है 21 में, संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि है वो 22 में है। तो लास्ट वाले कुछ इंपोर्टेंट है, शुरुआत की इंपोर्टेंट है। अगला सवाल है सही सम्मिलित करना है रबी खरीफ और जायद की फसल है, रबी में चावल है, खरीफ में गेहूं है, जायद में चारा है। अब देखिए रबी की जो फसलें होती हैं वो अक्टूबर नवंबर में, अभी जो सीजन रहेगा रबी की फसलें की बुआई का, और उनकी कटाई फिर फरवरी मार्च में करते हैं। और इनके उदाहरण में रबी में आलू रबी की फसल है, गेहूं, जौ, मसूर, चना, अलसी, मटर, तारामीरा, सरसों, कुसुम, तोरिया, ये रबी की फसलें हैं। इसके विपरीत में खरीफ की फसलों की बात करूं, जून जुलाई में बोते हैं, अक्टूबर के आसपास काट दी जाती है। खरीफ की फसलों में कौन सी फसलें आ जाती हैं, खरीफ को मानसून की फसलें कहा जाता है, उस समय मानसून रहता है। तो यहाँ पर मक्का, धान जो चावल है उसको पेडी धान बोलते हैं, ज्वार, रागी, मूंगफली, बाजरा, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन, तिल, जूट, सूरजमुखी के बीज, सन, नाइजर सीड्स, कपास, तुअर, कुल्थी, ये सभी है खरीफ की फसलें। और जायद की फसलों की बात करें तो इनके मध्य, रबी और खरीफ के मध्य रहती है, मार्च अप्रैल में बोते हैं, जून माह में काटते हैं जायद। और जायद की फसलों में कौन कौन सी फसल, तो मौसमी जो फ्रूट है ना, फ्रूट वो जायद की फसलें हैं, सब्जियां जितनी भी है जायद की है, और चारा फसलें भी जायद की है, जैसे तरबूज, खीरा, खरबूज, ककड़ी, सूरजमुखी, ये जायद की फसलें हैं। नेक्स्ट सवाल है रेपो रेट क्या है। अब रेपो दर की बात करें तो वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है, वाणिज्यिक बैंकों को पैसों की जरूरत रहती है, तो वाणिज्यिक बैंकों को पैसों की जब जरूरत रहती है, जितने भी कमर्शियल बैंक है, प्राइवेट सेक्टर के हो गए, पब्लिक सेक्टर के हो गए, तो वो क्या करती है, कुछ सिक्योरिटीज़ है वो आरबीआई के पास गिरवी रखती है। आरबीआई के पास जब उन्होंने कुछ गिरवी चीज़ रखी है और वो जब पैसे वापस लौटाएगी बैंक, गिरवी चीज़ रखने पर आरबीआई उनको क्या देगी, लोन देगी, और जो लोन वापस ये बैंक लौटाएगी उस केस में अपनी गिरवी चीज़ ले लेगी। तो एक तरीके से ये रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट करते हैं कि मैं दोबारा अपनी गिरवी चीज़ लूँगा। जो भी बैंक लोन ले रही है आरबीआई से वो कहती है कि मैं दोबारा अपनी गिरवी चीज़ लूँगा, मतलब रीपर्चेज करूँगा अपनी चीज़ को, दोबारा खरीदूंगा मेरी चीज़ को। तो रीपर्चेज एग्रीमेंट, रेपो का मतलब है रीपर्चेज, आर ई रेपो, और रीपर्चेज ऑप्शन, रीपर्चेजिंग ऑप्शन है रेपो की फुल फॉर्म, यानी दोबारा मैं गिरवी चीज लूंगा। तो रेपो रेट में क्या है, गिरवी रखी जाती है, बैंक रेट में कुछ गिरवी नहीं रखते हैं, तो वो रीपर्चेज नहीं होगा, एग्रीमेंट नहीं बनता एक तरीके से रीपर्चेजिंग का। और गिरवी रखने के लिए वो क्या कर सकते हैं, अपनी जो क्वालिफाइंग सिक्योरिटी है वो आरबीआई को गिरवी रखते हैं, जिसके अंतर्गत सरकारी सिक्योरिटीज हो सकती है, ट्रेजरी बिल है, बॉन्ड है, वो सभी गिरवी रखना पड़ता है। और यहाँ पर ऐसे नहीं कि बैंक गिरवी रखकर कितना भी लोन ले सकते हैं, बैंक के पास एक एनडीटीएल होता है, एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, यानी कोई भी बैंक के पास टोटल कितना धन है, उस धन में गोल्ड हो सकता है, उस धन में केस रुपए हो सकता है, उस धन में कोई सिक्योरिटीज हो सकती है, ठीक है। तो वो टोटल और
उसमें आरडी, एफडी सब कुछ इंक्लूड रहते हैं। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में टोटल धन उस बैंक के पास जितने भी रुपए हैं, उसका कुछ परसेंटेज है, 0 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंटेज है। टोटल धन 1 करोड़ है तो उसमें जो लोन है ना वो 0.25% ही ले सकती है। टोटल धन यदि बैंक के पास 1 करोड़ है तो उसका 0.25% है, यानी 25,000 ही वो लोन ले सकती है यदि उनके पास 1 करोड़ है तो। और टर्म ये रेपो रेट होती है ना, ये ऐसा नहीं कि लोन बहुत समय तक है, ये बिल्कुल 48 घंटों के भीतर ही लोन दिया जाता है। ये लोन क्यों लिया जाता है? ताकि जो केस रिजर्व रेशियो है और स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो है, इनको मेंटेन करने के लिए इनकी एक पाक्षिक रिपोर्ट देनी पड़ती है। 15 दिनों में आरबीआई को देना पड़ता है कि हमारे पास इतना रिजर्व है कि नहीं है। यदि नहीं है तो वो फिर लोन लेगी और वो 48 घंटों के भीतर लास्ट में लोन ले लेती है उस वीक में और बता देती है कि हमारे पास इतने रुपए पड़े हुए हैं। और टर्म रेपो क्या होती है? जिसमें थोड़ी लंबी अवधि के लिए 7 दिन, 14 दिन, 28 दिन के लिए लोन देता है, वो टर्म रेपो में केवल 48 घंटों के भीतर ही रहता है। और ये एनडीटीएल का 0.25% लोन ले सकती है रेपो रेट में, और टर्म रेपो में थोड़ा ज़्यादा 0.75%। रिवर्स रेपो रेट में यदि क्या होता है, आरबीआई के पास धन पड़ा हुआ है और वो कोई बैंकों के पास धन पड़ा हुआ है और आरबीआई के पास वो रखना चाहती है, तो आरबीआई उनको क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। तो वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। और इसके बदले आरबीआई भी उनके पास कुछ गिरवी चीज़ रखेंगी, तो रिवर्स रीपरचेज एग्रीमेंट है। आरबीआई वापस ले लेगी अपनी चीज़ जब वो बैंक को पैसा वापस दे देगी। और ये रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट यदि बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो तरलता को ये कम कर देती है। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट बढ़ गई तो तरलता कम हो जाएगी, और लो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कम हो गई तो तरलता बढ़ जाएगी। तरलता का मतलब बैंकों के पास, जनता के पास जो केस है ना वो ही लिक्विडिटी है, ज़्यादा केस होना, लिक्विडिटी ज़्यादा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अब एलएएफ होता है, ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो, इसे एलएएफ कहते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है ना, हटाने के लिए राष्ट्रपति के पास पावर है। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। वैसे उनका टेन्योर रहता है 6 साल या 62 वर्ष, जो भी उम्र है, जो भी पहले है वो उनका टेन्योर है। राज्यपाल को पत्र लिखकर या तो वो इस्तीफा दे सकते हैं, या फिर वो कुछ अपने कर्तव्य का दुरुपयोग करते हैं तो राष्ट्रपति उन्हें समय से पहले भी हटा सकते हैं कभी भी। ऐसा इकोसिस्टम क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र, जहाँ दलदली भूमि है, पानी भी मौजूद है लेकिन वनस्पति नहीं है। तो इसका आंसर जिसको पता बता सकता है। क्या ऑप्शन थे? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, ये किसकी पुस्तक है? तो ये है दोस्तों नीरज सी चौधरी की। काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार किस कंपनी को मिला? काली मिर्च के व्यापार का एकाधिकार डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसे मिला? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को। पुर्तगाली ने शुरुआत में मालाबार जो केरल क्षेत्र है वहां से मसाला व्यापार को नियंत्रित किया, लेकिन वे काली मिर्च उत्पादक क्षेत्र पर हावी होने से असमर्थ रहे और डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने काली मिर्च की बिक्री का एकाधिकार प्राप्त किया। नेक्स्ट अपना है, सेंट्रल असेंबली बम कांड में किसे फांसी हुई? तो सेंट्रल असेंबली बम जो फेंका था भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने, तो इसमें जो बाद में फांसी हुई वो राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। तो यहाँ पर भगत सिंह जी को इस जो कांड में शामिल थे और फांसी हुई। कांड तो कुछ नहीं, एक तरीके से उनको बहरों को जगाने के लिए वो असेंबली में बम फेंका था, अंग्रेजों को जगाने के लिए। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, बट्टू केशवर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंके और फिर उन पर लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चला और 7 अक्टूबर 1930 को फैसला आया जिसमें राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी की सजा हुई और फांसी दी गई फिर 23 मार्च 1931 को। तो 23 मार्च को मनाया जाता है शहीद दिवस के रूप में, ठीक है। और साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए 30 अक्टूबर 1928 को इन्होंने लाहौर के एक विशाल प्रदर्शन में हिस्सा लिया। ये है लाला लाजपत राय का। पूछा जाता है कि ये उनकी मृत्यु कैसे हुई। नेक्स्ट अपना सवाल देखते हैं, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में आखिरी बार स्वर्ण पदक कब जीता? हॉकी टीम ने 8 बार गोल्ड जीता है। 8 का 8 है, मैंने 2-3 बार बता दिया है। शुरुआत 1928 एम्स्टर्डम और लास्ट 1980 मॉस्को। अब ये पूरे याद रखिए वो कौन सा गोल्ड कब जीता। 1928 एम्स्टर्डम में जीता। नेक्स्ट 1932 में जीत लिया लॉस एंजल्स में, यानी 4 में कंटिन्यू जीत रहे हैं ये। 1928 एम्स्टर्डम, लॉस एंजल्स 1932 और फिर 4 साल बाद बर्लिन। तो ये ALBL यानी एम्स्टर्डम, लॉस एंजल्स, बर्लिन और लंदन। 1948 लंदन आ चुका सवाल, 1936 बर्लिन। अब देखिए 1936 के 4 साल बाद नहीं, फिर 1936 के 12 साल बाद गोल्ड आया है, वो लंदन ओलंपिक में। और फिर लंदन के बाद जस्ट 4 साल बाद गोल्ड आ गया 1952 हेलेंस की ओलंपिक। उसके बाद 4 साल बाद फिर गोल्ड आ गया 1956 मेलबर्न ओलंपिक।
नेक्स्ट 8 साल लग गए, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड आया, फिर 1964 टोक्यो और 1980 मॉस्को ओलंपिक, तो ये गोल्ड जीते हैं भारतीय हॉकी टीम ने। इसके अलावा शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में मेंस 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता और नीरज चोपड़ा ने 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक में जीता। कितने प्रकार की रेट लगाई जाती है? अब रेट आपको बात करें तो आर्टिकल 32 कहता है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली यदि आपके जो फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो, हाई कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो आप। तो सर्वोच्च न्यायालय आप आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत टोटल 5 रिट जारी कर सकती है। न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के जो 5 प्रकार है ना, उसमें हेबियस कॉर्पस है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मतलब ऐसा कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है और 24 घंटे के भीतर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष, न्यायाधीश के समक्ष पेश नहीं किया गया, तो आप अपने हेबियस कॉर्पस रिट का प्रयोग करते हुए डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हो कि मेरे को अरेस्ट कर दिया, लेकिन कारण है वो 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया, तो आप बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगा सकते हो। और 5 रिट में एक है अधिकार परीक्षा की वारंटो। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिसका वो हकदार नहीं है फिर भी नियुक्त है, तो न्यायालय क्या करेगा, क्वे वारंटो उन पर जारी करेगा और व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देगा। तो ये है अधिकार परीक्षा। एक होता है प्रोहिबिशन, निषेधाज्ञा, स्टे ऑर्डर जिसे आप बोलते हो, स्टे लगा देगा। परमादेश है, परमादेश से आगे सवाल भी आया है। परमादेश रिट है, इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि वह उस कार्य को करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में हो, जो उसके क्षेत्र अधिकार में है उसी कार्य को करे। अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई उसके अधिकार में जो कार्य नहीं आ रहा वो कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता है। तो ये न्यायालय अधिकारी को आदेश डायरेक्टली देगा परमादेश के तहत। एक है दोस्तों उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब हाईकोर्ट को लगता है कि निचली अदालत या ट्रिब्यूनल ने निर्णय या आदेश पारित किया है जो उनकी शक्ति से परे है, या जब निर्णय में कोई त्रुटि हुई है। जब कोई निचली अदालत है उस निर्णय को पारित कर ही नहीं सकती थी या फिर उसमें कोई बहुत बड़ी गलती हुई है, तो वो उत्प्रेषण याचिका है निचली अदालतों के लिए जारी कर सकेगा, रिट जारी करेगा उत्प्रेषण। अब यहाँ पर एक परमादेश का सवाल पूछ लिया है, किस रिट में न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि उस कार्य को करे जो उसके अधिकार क्षेत्र में, तो वो परमादेश है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग कौन सा? तो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वर्ग है एंजियोस्पर्म, जो पुष्पी पादप आप बोलते हो, ठीक है, जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। ये पादपों में सबसे बड़ा वर्ग है। अब एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होता है। एक बीजपत्री को उदाहरण आप देखेंगे तो मक्का, चावल, गन्ना, गेहूँ, प्याज, नारियल, घास, अदरक, ये सभी, गन्ना, बाजरा, बांस, जो जई, एक बीजपत्री। लहसुनी, प्याज, नारियल, केला, एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री में, अब द्विबीजपत्री में याद रखिएगा आलू द्विबीजपत्री, ध्यान रखना आलू द्विबीजपत्री है। मटर भी द्विबीजपत्री है। सूरजमुखी, गुलाब, नीम, सेब भी द्विबीजपत्री है। बरगद, बीन्स, टमाटर द्विबीजपत्री, आलू टमाटर द्विबीजपत्री, दालें द्विबीजपत्री है। मटर वगैरह ये सभी दालें हैं ना, ये भी द्विबीजपत्री है। और ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है, ठीक है। अब प्लांटी का वर्गीकरण आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको आएगा पादप शरीर बिना विभेदन के। बिना विभेदन का होगा वो होगा थेलाफाइटा, जिसमें विभेदित जड़ तना पत्ती इस प्रकार कुछ नहीं होगा, तो वो है थेलोफाइटा। और जो विभेदित शरीर है, जड़ तना पत्तियों में विभेदित होगा पादप शरीर, उसमें भी 2 टाइप के रहते हैं। एक विभेदित में बिना सेहवनी उत्तक के, एक सेहवनी उत्तक का। जिसमें सेहवनी उत्तक नहीं होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, वो ब्रायोफाइटा है। ब्रायोफाइटा है वो सेहवन नहीं करेगा, उसमें पादप शरीर विभेदित होता लेकिन सेहवनी उत्तक नहीं होगा। और सेहवनी उत्तक किस में होगा? जैसे टेरिडोफाइटा में सेहवनी उत्तक है। एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ये फेनरोगैम है। और बीज रहित जो क्रिप्टोगैम है टेरिडोफाइटा। और फेनरोगैम में आपके आ जाएंगे नग्न बीजी यानी जिम्नोस्पर्म, और फलों में बंद बीज एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में भी एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अपना ये पूरा पादप जगत का वर्गीकरण आपके दिमाग में होना चाहिए। और फिर थेलोफाइटा का, मैंने कहा थेलोफाइटा में शरीर विभेदित नहीं होता है। इसके उदाहरण आपको याद रखना है यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगाइरा, कारा, ये थेलोफाइटा है। यूलोथ्रिक्स, क्लेडोफोरा, अल्वा, स्पाइरोगाइरा, कारा, विभेदित शरीर नहीं होता है। ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा को मैंने कहा पौधों को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। पादप तना और पत्तों जैसी रचना में विभेदित होता है, लेकिन ब्रायो में सेहवनी उत्तक नहीं होता। ध्यान रखना सेहवनी उत्तक नहीं होता। मॉस मार्केशिया रिक्शिया है, ब्रायो है, अपने ब्रो है आपकी। मॉस मार्केशिया रिक्शिया ब्रो है, ब्रायो है। टेरिडोफाइटा में उदाहरण में मर्सिलिया, फर्न, हॉस्टेल है। जड़ तना पत्ते में विभेदित होगा और सेहवनी उत्तक भी इसमें मौजूद होंगे।
नेक्स्ट अपना सवाल है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में हुई। इससे पहले आईटा का पूछा था तो ये सभी मैंने बताए थे। अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना 1920 में हुई है, अध्यक्ष अनिल जैन है। और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अब इसको दोबारा आप रिवाइज करो, बास्केटबॉल 1950, ठीक है। और टैब आपके अखिल भारतीय टेनिस संघ 1920, फुटबॉल फेडरेशन 1937, फुटबॉल में 37 याद रखिएगा, फुटबॉल फेडरेशन AIFF 1937, 37 फुटबॉल। वॉलीबॉल 51, वॉलीबॉल 51। रेसलिंग कुश्ती हुई है 1967। टेबल टेनिस 1926। स्पोर्ट अथॉरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल 37, वॉलीबॉल 51 और बास्केटबॉल 1950, साई है 1984। और फिर इंपॉर्टेंट है आपकी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 1927, ओलंपिक एसोसिएशन 1927। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन 1951, चेस का भी 1951 है और वॉलीबॉल का भी 1951 है, वॉली चेस, ठीक है। बास्केटबॉल का 1950 जो आपको पूछा है। बैडमिंटन एसोसिएशन के 1934 में, बैडमिंटन 1934। एथलेटिक्स इंपॉर्टेंट है, एथलेटिक्स 1946, बैडमिंटन 1934। BCCI 1928। इंडिया हॉकी फेडरेशन 1925। हॉकी फेडरेशन को 2008 में भंग किया गया और 2009 में हॉकी इंडिया, हॉकी इंडिया 2009, हॉकी इंडिया 2009। अगला सवाल, भारत से जूट का सर्वाधिक क्रय करने वाला देश कौन सा? भारत से जूट सबसे अधिक बाई करता है अमेरिका। जूट सबसे अधिक होता कहाँ पर है? बांग्लादेश में होता है और निर्यात सबसे अधिक करता है बांग्लादेश। और पश्चिम बंगाल भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य है। गौतमी पुत्र सातकर्णी किस राजवंश के सम्राट थे? गौतमी पुत्र सातकर्णी ये थे दोस्तों सातवाहन साम्राज्य का शासक था। भारत के वर्तमान दक्कन क्षेत्र में सातवाहन साम्राज्य का शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी, सातवाहन साम्राज्य। अलारमेल वेली और रुक्मणी देवी अरुंदले किस शास्त्रीय नृत्य की डांसर है? तो अलारमेल वेली है अलाम बजाई भारत में भरतनाट्यम, रुक्मणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम। भरतनाट्यम आप बात करेंगे तो रुक्मणी देवी भरत, कृष्णा अय्यर भरत, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, ये सभी भरतनाट्यम की डांसर हैं। 2017 में फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? 2017 में फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप है भारत में हुआ है। 2019 में ब्राजील में हुआ है, 2023 में इंडोनेशिया में होगा। तो भारत में जो हुआ है 2017 का फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप, ये इंग्लैंड में इसमें विजेता रही है। जो भारत में हुआ है, इंग्लैंड इसकी चैंपियन रही है। किसके काल में टैक्स नहीं लगता था और उस समय कोई फोर्ट, दुर्ग, सेना ये भी नहीं होता था? तो ये ऑप्शन थे ऋग्वेदिक, मौर्य, शुंग, कणव। तो इसका ऋग्वेदिक ऑप्शन हो सकता है करेक्ट, बाकी श्योर नहीं है। लावणी में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लावणी है महाराष्ट्र का एक डांस और लावणी में ढोलकी की धुन पर डांस किया जाता है। तो लावणी वाद्य यंत्र है, सॉरी ताल वाद्य यंत्र ढोलकी है, ये लावणी डांस में प्रयोग किया जाता है, तो ढोलक का किया जाता है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के ऑथर कौन है? तो दादा भाई नरोजी की बुक है। तोताराम शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पखावज। पखावज में गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह, रहमान खान, तोताराम शर्मा पखावज के। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे साक्षर कौन होगा? शहरी पुरुष। और भारत की साक्षरता की बात करें तो 74% साक्षरता है, उसमें पुरुष साक्षरता है 82.14, 82.14 पुरुष है और 65.46 महिला है। तो इसका इंडिविजुअल जरूर याद रखिएगा, 82 और 65। जनगणना अधिनियम कब लागू हुआ? जनगणना एक्ट है 1948 का। 1951 के बाद सभी जनगणनाएं 1948 की जनगणना एक्ट के तहत कराई गई। जनगणना है जैसे 2011 की है वो 1872 में जो शुरुआत हुई है, तो वहाँ से 15वीं जनगणना है और आज़ादी के बाद 7वीं है 2011 की। 21 की जो जनगणना है वो दोस्तों टोटल 16वीं जनगणना और आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना है 2021 की। और 2021 की जनगणना में 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं, उनमें से 18 भाषाओं को शामिल किया गया है। 2011 में थी 22 में से 16, अब की बार 18 है। और ये जनगणना कौन सा मंत्रालय कराता है? गृह मंत्रालय का अधीन आती है। आपको पूछ ले कौन सा जनगणना का दशक है जिसमें जनसंख्या की वृद्धि दर नेगेटिव रही है? नेगेटिव वृद्धि दर रही है जो प्रथम विश्व युद्ध था ना 1914 के आसपास, तो 1911 से 21 की अवधि है ना वो नेगेटिव रही है जनसंख्या की। उस समय प्लेग और मलेरिया जैसी महामारी भी आ गई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार भी था। तो भारत की जनसंख्या है 0.-1 नेगेटिव हो गई थी। कितनी? 0.-1 कम हो गई थी बढ़ने के सापेक्ष।
तो वर्ष 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहते हैं कि 21 में जनगणना देखी गई तो कम हो गई, तो महान विभाजन वर्ष है 1921। और लघु विभाजन वर्ष है वो 1951 है। तो यहाँ पर 1951 में जनसंख्या वृद्धि 1.33% से घटकर 1.25% हो गई है। तो ये लघु विभाजन वर्ष 1951 है, महान 1921 है। प्रथम जनगणना 1872 में मेयो के काल में हुई और नियमित जनगणना 1881 शुरू हुई रिप्पिन के काल में। अब जनगणना में ये भी पूछा जाता है 1901 से 21 की अवधि को ये स्थिर चरण की अवधि कहते हैं, जनसंख्या के विकास की स्थिर चरण की अवधि। और 21 से 51 की अवधि है ना, ये जो जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जानते हैं। 51 से 81 की अवधि को विस्फोट की अवधि के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस केंद्र शासित प्रदेश की है। सबसे कम जो साक्षरता है वो दादर और नगर हवेली की है। कितनी है? 77.65 है। किस यूटी की है? दादर नगर हवेली की सबसे कम साक्षरता और सबसे अधिक साक्षरता है लक्षद्वीप की। ठीक है। नेक्स्ट अपना है कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर नदियों में नर्मदा और ताप्ती प्रमुख है। इसके अतिरिक्त माही, साबरमती, लूनी, तवा और शरावती भी हैं जो पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट अपना सवाल है कौन सी गैस केक को नरम और स्पंजी बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, केक को नरम और स्पंजी बनाती है। और कौन सा पाउडर एक तरीके से केक का प्रमुख घटक है। तो बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर किससे बनता है? बेकिंग पाउडर किससे बनता है? टीसीएस का एक सवाल पूछा गया था। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट है। इसके साथ यदि टार्ट्रिक एसिड मिला दे तो बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। तो बेकिंग पाउडर है वो केक में प्रमुख रूप से प्रयोग होने वाला घटक है। तो केक में कौन सा घटक है? बेकिंग पाउडर है और यहीं से रिएक्शन होकर CO2 गैस बनती है। बेकिंग पाउडर में होता है बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट अपना है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875 में। इनके संस्थापकों में से हेलेना ब्लावास्की और यूक्रेन रहस्यवादी थियोसॉफी आंदोलन के प्रमुख विचारक हेनरी स्टील ओलकॉट थे। मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय स्थापित किया गया था मद्रास अड्यार में। पारसियों का धर्मग्रंथ कौन सा है? पारसी समुदाय का जो धर्मग्रंथ है वो है जैन अवेस्ता। और नवरोज पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाने वाला एक नववर्ष फेस्टिवल है। नवरोज है ना, नववर्ष फेस्टिवल है पारसी समुदाय का। ईरान में नववर्ष फेस्टिवल नवरोज है। और पारसियों का धर्मग्रंथ है वो है जैन अवेस्ता। और पारसी धर्म में दो शक्ति स्पेंतामेन्यू और अंग्रमेन्यू को मान्यता दी गई है। बलबन ने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत भारत में बलबन ने की थी। कुरान इस्लाम की सर्वोच्च किताब है, धर्मग्रंथ कुरान है इस्लाम का। हिंदू धर्मग्रंथ है वेद हो गया, भगवत हो गीता है। ईसाई धर्मग्रंथ की बात करें तो बाइबल है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख समुदाय का धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। और जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है वो आगम है। नेक्स्ट अपना सवाल है स्वतंत्रता से पहले अनौपचारिक रूप से पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया। अनौपचारिक रूप से प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। सबसे पहले पूर्ण स्वराज दिवस इसे कहते हैं। 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में नेहरू जी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की मांग की गई। पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1931 की गई। पूर्ण स्वराज की मांग में ये कहा गया था कि अंग्रेजी हुकूमत यदि 26 जनवरी 1930 तक भारत को पूर्ण स्वराज या स्वतंत्र घोषित नहीं कर देती है तो वो खुद को स्वतंत्र घोषित करेगा और झंडा फहराएगा। तो 26 जनवरी को यहाँ पर खुद को घोषित करके झंडा फहरा दिया। कुचिपुड़ी नृत्य में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया। अब कुचिपुड़ी डांस में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है एन शैलजा को दिया गया। ठीक है, अब ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। कुचिपुड़ी में दिया गया 2021 में एन शैलजा। भरतनाट्यम में 2021 में जयलक्ष्मी ईश्वर को दिया गया। भरतनाट्यम ईश्वर, कुचिपुड़ी शैलजा, भारत ईश्वर। छऊ का दिया गया भुवन कुमार को। और रचनात्मक कोरियोग्राफी में भूषण लाखंद्री को दिया गया। कथक में दिया गया शमा भाटे। और कथकली में 2021 में दिया गया, कथकली में इंचाक टू रामचंद्र पिल्लई को दिया गया। मणिपुरी 2021 है थोकचोम एबेमूबी देवी को दिया गया। मोहिनीअट्टम 2021 आ चुका है नीना प्रसाद। और बात करूँ सत्तरिया 2019 रंजू मुनि शेखिया। कुटियाटम 2021 दिया गया है कलामंडलम गिरिजा को दिया गया। सिखों के अंतिम गुरु, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें गुरु थे। 1666 से लेकर 1708 तक इनका जन्म, 1666 में 1708 तक इनका मोक्ष हुआ। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। प्रथम सिखों के गुरु थे गुरु नानक देव। 1469 से 1539 तक रहे ये गुरु नानक देव पहले गुरु। दूसरे अंगद थे, पहले नानक देव जी, फिर अंगद देव जी, फिर गुरु अमरदास जी तीसरे गुरु थे सिखों के। अमरदास तीसरे अमर हैं। रामदास थे चौथे गुरु। ठीक है, पांचवें थे गुरु अर्जुन देव, पांचवें अर्जुन देव। छठे थे गुरु हरगोविंद छठे। सातवें गुरु हर्राय सातवें। आठवें गुरु हरकिशन।
9वें गुरु तेग बहादुर, 10वें गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तो पहले नानक देव, फिर अंगद देव आए, नानक देव जी के बाद अंगद देव, फिर तीसरे अमरदास आए, चौथे रामदास आए, पांचवें अर्जुन देव आए, छठे हरगोविंद आए, सातवें हर राय, आठवें हर किशन। तो हरगोविंद छठे, हर राय सातवें, हर किशन आठवें, तेग बहादुर 9वें थे, 10वें गुरु गोविंद सिंह। इसी प्रकार जैन धर्म के 24 तीर्थंकर और उनके चिन्ह भी आपको पता होना चाहिए। जैसे प्रथम तीर्थंकर का सवाल आता तो ऋषभनाथ थे, उनका चिन्ह बैल था। और एक अंतिम तीर्थंकर के पूछ लें, 24वें तीर्थंकर कौन थे, भगवान महावीर, उनका चिन्ह थे सिंह। तो ये सभी 24 तीर्थंकर भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक तीर्थंकर का पूछा जाता है पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, चिन्ह था सिर्फ। नेमिनाथ थे 22वें तीर्थंकर। ठीक है, और दूसरे थे अजितनाथ, पहले थे ऋषभनाथ। अंतिम सवाल है काशी का 80 उपन्यास के लेखक। काशी का 80 है काशीनाथ सिंह का उपन्यास। तो ये आपके 42 सवाल पूछे गए हैं जो सेकेंड सेट में एसएससी जीडी 17 नवंबर, सॉरी एसएससी जीडी क्या, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 17 नवंबर 2023। पीडीएफ फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और 19 नवंबर से पहले टेक्स्ट बुक पास देते हो तो ऑफर चल रहा है, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ कर लेना, बहुत बेहतरीन डील है। दीपावली जैसा ऑफर दोबारा आया है। 19 नवंबर से पहले यदि टेक्स्ट बुक पास देते हो तो 359 रुपये में आपको ईयरली पास मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कूपन कोड टीटीजी के जरूर यूज़ कर लेना। धन्यवाद।